गुड मॉर्निंग। सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत। बीएससी पार्ट फर्स्ट बॉटनी पेपर सेकंड के पिछले वीडियो में अपन ने कुछ महत्वपूर्ण पादप रोगों के बारे में अध्ययन किया था। इसी कड़ी में पादप जो रोग है वो इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उसमें दो पादप रोग है, जिसमें पहला है लूज स्मट ऑफ वीट का लूज स्मट रोग। इस रोग के लक्षण, इसका रोगजनक, वितरण, इसका रोग चक्र और नियंत्रण के बारे में अपन इसमें चर्चा करेंगे। लूज स्मट ऑफ वीट को हिंदी में अपन गेहूं का अनावृत कंड रोग कहते हैं। इस रोग के सबसे पहले बात करते हैं अपन वितरण और महत्व की। तो ये रोग विश्व के उन सभी भागों में मिलता है जहाँ पर गेहूं की खेती होती है। ये तुलनात्मक रूप से नम और अर्धनम क्षेत्र में अधिक मिलता है। उत्तरी भारत के मैदानी और पहाड़ी भागों में इस रोग के द्वारा जो हानि होती है वो तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। अब आते हैं इस रोग के लक्षण के अंदर। तो इस रोग के लक्षण उस समय दिखाई देते हैं जब पौधों में से बालियां बाहर निकलने लगती है। रोगी पौधों में बालियां समय से पहले बाहर निकल जाती है और इसका परिणाम ये होता है कि संपूर्ण बाली में जहाँ पर दाने बनने चाहिए उन दानों के स्थान पर काला चूर्ण कंड युक्त बालियों में बदल जाता है, जिसमें बालियां विरूपित अनुशुंकी, तो इसका पुष्पक्रम है स्पाइकलेट, वो कंड बीजाणु के काले सूखे चूर्ण समूह से भर जाता है। अर्थात जहाँ पर बालियां के अंदर दाने बनने चाहिए उनकी जगह पे अपन को कंड बीजाणुओं से भरे हुए समूह या सोराई दिखाई देंगे। वो इस रोग का लक्षण है। इस स्लाइड के अंदर अपन संक्रमित बाली को देख सकते हैं। पहली स्लाइड के अंदर जहाँ पर अनावृत कंड रोग की संक्रमित बाली किस प्रकार विरूपित हो गई है, और दूसरे के अंदर का डायग्राम के अंदर ये है कि बाली के साथ साथ इस रोगजनक के द्विगुणित द्विकेंद्रक जो कंड बीजाणु है उसको स्पष्ट देखा जा सकता है कि किस प्रकार इस रोगजनक का जो बीजाणु है वो द्विकेंद्रकी और उसके बाद द्विगुणित हो रहा है। अब आता है इसका रोगजनक। तो गेहूं का जो अनावृत कंड है उसका रोगजनक एक कवक है। उस कवक का नाम है अस्टिलेगोन्यूडा। अस्टिलेगोन्यूडा की कई किस्में हैं, जिसमें इस रोग के लिए जो उत्तरदायी किस्म है उस किस्म का नाम है ट्रिटिसाई। तो रोगजनक का कंप्लीट नाम हुआ अस्टिलेगोन्यूडा, किस्म ट्रिटिसाई। ये एक विकल्पी परजीवी कवक है, अर्थात ये ओरिजिनली मृतजीवी कवक है, लेकिन इसको विकल्प मिलने पर ये परजीवी हो जाता है। रोग चक्र। अब ये जो रोग है वो अंत्यबीजोड रोग है, अर्थात बीज के गेहूं के बीज के अंदर इसके बीजाणु उपस्थित रहते हैं। जो अस्टिलेगो है उसका प्रसुप्त कवक जाल डोरमेंट माइसेलियम वो बीज के भ्रूण के अंदर फैला हुआ रहता है, और जब संक्रमित बीजों की बुआई की जाती है तब उन बीजों के अंदर अंकुरण होगा। तो अंकुरण के साथ साथ वो प्रसुप्त कवक जाल भी सक्रिय हो जाता है। सक्रिय होने के बाद इसमें वृद्धि होती जाती है और ये प्रपोसी के भीतर साथ साथ उसकी वृद्धि के साथ साथ बढ़ता जाता है। जब बाली बनने का समय आता है तो उस समय पुष्पीय भागों में कवक तंतुओं का संग्रह जो है तुलनात्मक रूप से अधिक होता है। इसके द्वारा पुष्प के जो भाग है वो पूर्णतया नष्ट कर दिए जाते हैं और जो कवक तंतुओं के खंड है वो फूलकर गोल हो जाते हैं। इसके बाद ये खंड टूटकर पृथक खंड निर्माण करते हैं और इससे आगे कंड बीजाणु बनते हैं। अब जो गोल कंड है उसकी भित्ति मोटी होती है, अतः इन्हें कंड बीजाणु कहते हैं। इनका अन्य नाम क्लेमाइडो बीजाणु भी है। ये टीलियो बीजाणु के रूप में कार्य करते हैं।
बाली में सामान्य दानों के स्थान पर कंड बीजाणु का काला चूर्ण भर जाता है, जिसकी अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अब आता है इसका रोग नियंत्रण। इस रोग पर कैसे काबू किया जाए। तो पहला है इसमें कृषि विधियों के द्वारा एग्रीकल्चरल जो प्रैक्टिस है, जिसमें रोगी पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर दिया जाता है, इसके द्वारा इस रोग के ऊपर नियंत्रण किया जा सकता है। इसी तरह दूसरा इसका है बीजों का चयन। जो भी बीज बुआई के काम लिए जाते हैं वो बीज पूर्णतः स्वस्थ होने चाहिए, इस रोगजनक से मुक्त होना चाहिए। अगर संक्रमित बीजों को बो दिया तो ये बीमारी आगे से आगे चलती जाएगी। तो बीजों का चयन एक महत्वपूर्ण नियंत्रण का उपाय है। अब इसका जो अगला है वो है भौतिक विधियों के द्वारा। ये थी कृषि विधियाँ, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अब आता है फिजिकल मेथड के द्वारा। भौतिक विधियों के अंदर बीजों को उष्ण जल, गर्म जल से उपचार करके इस रोगजनक को नष्ट किया जा सकता है। इसके दूसरा है सौर ऊष्मा उपचार, जिसमें गेहूं के बीजों को सूर्य की जो ऊष्मा है उससे उपचारित करके भी नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा अनोक्सी उपचार, जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसको उपचारित कर इस रोगजनक को नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है इसका रसायनों के प्रयोग द्वारा। कई कवकनाशी है जिनके स्प्रे के द्वारा इस रोगजनक को नष्ट किया जा सकता है। और लास्ट है रोगरोधी किस्में का प्रयोग। तो सभी बीमारियों के अंदर ये हमेशा महत्वपूर्ण चरण रहता है कि ऐसी किस्मों का चयन किया जाए जो इस रोग के प्रति संवेदनशील संवेदी नहीं हो और उसका सामना कर सके, अर्थात रोगरोधी हो। तो इस प्रकार इस रोग का नियंत्रण किया जा सकता है। अब इसी कड़ी में जो दूसरा बीमारी है वो है कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले। बार्ले का मतलब है जौ का कवर्ड स्मट बार्ले, जिसका नाम बॉटनिकल नेम है हार्डियम वल्गेर। इसका कवर्ड स्मट ऑफ डिजीज़ के बारे में अपन इसमें चर्चा करेंगे। तो जौ का आवर्तकंड रोग, वो था अनावर्तकंड और ये है आवर्तकंड। थोड़ा इसमें फ़र्क समझें, कवर्ड और एक लूज स्मट। अब इसमें सबसे पहले आता है वितरण और महत्व। ये विश्व के उन सभी क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पर जौ की खेती की जाती है। भारत में पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार के कुछ भागों में होता है, जिसके द्वारा इस रोग के अंदर बहुत अधिक हानि होती है। इस रोग के जो लक्षण है वो पौधों से बाली निकलने के समय दिखाई देते हैं। जो रोगी दशा के अंदर निकलने वाली बालियां हैं वो सभी बालियां काली हो जाती है और प्रत्येक पुष्प के अंडाशय के अंदर जो है सघन बीजाणु समूह भरा रहता है। सभी दाने हैं वहाँ पर कंड बीजाणु धानी बनती है। दाने नहीं बनते, दाने की जगह कंड बीजाणु धानी बनेगी। तो अर्थात जो भी दाने हैं वो कंड बीजाणु धानी में चेंज हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। इसमें कंड बीजाणु एक मजबूत चमकदार सफ़ेद झिल्ली के द्वारा ढके हुए रहते हैं। इसी कारण इसको आवर्तकंड रोग नाम दिया गया। आवर्त का मतलब कवर्ड, गिरी हुई, और जिस झिल्ली से गिरे हुए रहते हैं वो मजबूत चमकदार सफ़ेद होती है। अब इस स्लाइड के अंदर अपन संक्रमित जौ की बाली को देख सकते हैं और दूसरे बीज जो डायग्राम है इसके अंदर इसके जो है कंड बीजाणु है रोगजनक के। अब आता है इसका रोगजनक। इसका जो रोगजनक है वो है अस्टिलेगो, जिसकी स्पीसीज है हार्डियाई। तो पहले वाले में था अस्टिलेगो न्यूडा और इसमें है अस्टिलेगो हार्डियाई। वंश दोनों का समान है लेकिन उसकी जातियां अलग अलग है। अस्टिलेगो हार्डियाई एक विकल्पी मृतजीवी कवक है, अर्थात ये ओरिजिनली परजीवी है, लेकिन अगर परजीवी नहीं मिलता तो ये विकल्प के रूप में मृतजीवी के रूप में भी रह सकता है। इसका कवक जाल है वो पट्टयुक्त होता है, साथ ही शाखित और द्विकेंद्र के होता है, और सर्वांगी मतलब प्रपोषी के पूरे पादप शरीर के अंदर फैला हुआ रहता है। पुष्पन के समय इसके कवक जाल में प्रचुर वृद्धि होती है और ये अंडाशय में पहुंचकर गोल मोटी भित्ति वाले कंड बीजाणु का निर्माण करता है। अब आता है इसका रोग चक्र। रोगजनक के अंदर ये बाह्य बीजोड रोग है, अर्थात इसके जो रोगजनक है वो बीज की सतह पर होता है, और जो गेहूं का अनावर्तकंड रोग था वो था अंत्य बीजोड रोग। तो ये है बाह्य बीजोड रोग।
कवक बीजाणु बीजों की खुरदरी सतह पर चिपके हुए रहते हैं। संक्रमित बीजों की जब बुआई की जाती है तो उस समय उनके अंकुरण के साथ साथ इनकी सतह पर चिपके हुए कंड बीजाणु भी अंकुरित हो जाते हैं और अंकुरित होकर ये नया कवक जाल बनाते हैं। पुष्पन के समय कवक तंतु के खंडों से बीजाणु का निर्माण होता है और ये कवक परपोषी के बीजों के ऊपर बीजाणु के रूप में अगले मौसम तक 1 साल तक जीवित रह सकता है। अब आता है इस रोग का नियंत्रण, किस प्रकार इस रोग को नियंत्रित किया जाए। तो इसका नियंत्रण पहला है निष्कासन, जिसके अंदर जो भी रोगी पौधे या संक्रमित पौधों के अवशेष है उनको जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। सेकंड इसका उपाय है बीज का चयन। जो भी बीज की बुआई की जाती है या जिनका उपयोग बुआई के लिए किया जाता है उनका चयन महत्वपूर्ण है। वो रोगग्रस्त नहीं होना चाहिए, रोग मुक्त होने चाहिए, उनका प्रॉपर उपचार या टेस्टिंग होनी चाहिए। तीसरा है बीजों का सौर उपचार। जो भी संक्रमित बीज अगर हो भी गए हैं तो उनको सूर्य के प्रकाश के अंदर उपचारित करके काफ़ी टाइम तक उसके बाद प्रयुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है रासायनिक बीज उपचार, जिसके अंदर बीजों के ऊपर कवकनाशियों का स्प्रे करके उसे रोग मुक्त किया जा सकता है, उसी के बाद उनको प्रयोग में लाया जाए। और लास्ट है रोगरोधी किस्में, अर्थात ऐसे किस्मों का उपयोग किया जाए जो इस रोग के प्रति प्रतिरोधी है। इस प्रकार इन 5 विधियों से इस रोग पे नियंत्रण किया जा सकता है। तो इस प्रकार अपन ने इस वीडियो के अंदर 2 पादप रोगों के बारे में चर्चा की, जिसके अंदर अपन ने पहले उन रोगों के वितरण, फिर उसके बाद उनके लक्षण, रोगजनक, रोग चक्र और नियंत्रण के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट पादप रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। सभी का धन्यवाद और शुक्रिया।